माफियाओं के एमराज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बोले तो दबंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं का लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट में एक ऐसा माफिया है जो माफियागिरी करते करते बहुत बड़ा नेता बन जाता है। कोर्ट में पेशी के दौरान उत्तर प्रदेश से फरार बिहार में बनने वाला बाहुबली नेता राजन तिवारी की यह कहानी है। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार, कभी जेल तो कभी विधानसभा। राजन तिवारी का नाम अक्सर सुर्खियों में आ ही जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के जेल में बंद राजन तिवारी कभी बिहार का माननीय नेताजी हुआ करता था। दो बार विधानसभा तक पहुंचने वाले इस बाहुबली नेता का नाता जितना अधिक राजनीतिक से है, उससे कहीं ज्यादा लंबा इतिहास इसका अपराध की दुनिया से है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट, गैंगस्टर एक्ट आदि तमाम दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगोरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में राजन तिवारी का जन्म हुआ। पिता सरकारी वकील थे, बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे को तो कुछ और ही बनना था। स्कूल टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही राजन तिवारी का रंग ढंग चाल बदलने लगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सालों से छात्र राजनीति का गढ़ रहा है। छात्र राजनीतिक या यूं कहें सरकारी ठेके पर भी अपना कब्जा जमाने का एक जरिया रहा है। गोरखपुर में छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही है और यहाँ पहुँचते ही 90 के दशक में राजन तिवारी भी गुटबाजी की लड़ाई में शामिल हो गया। उस वक्त वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी, उनका दबदबा था। ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला अपना रुतबा जमा चुके थे और फिर राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला से हाथ मिलाया और उनके गैंग में शामिल होकर काम करने लगा। गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला और उनके एक अन्य साथी आनंद पांडे का आतंक पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुका था और जब राजन तिवारी भी इस गैंग का हिस्सा बना तो इन तीनों की तिकड़ी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। अक्सर मारपीट, चाकू से वार, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे रंगीन मामले इस गैंग के खाते में जुड़ता रहा। राजन तिवारी का नाम भी अपराध की लिस्ट में शामिल हो चुका था। ये माना जाता था कि राजन तिवारी श्री प्रकाश जायसवाल राइट हैंड है और इस गैंग से जुड़े तमाम काले कारनामों में तिवारी का नाम होता ही है। वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमला हुआ। 24 अक्टूबर 1996 को महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा में विधायक रहे बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। हमले में शाही को जांघ में गोली लग जाती है और वह बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके गनर की मौत हो जाती है। इस मामले के बाद राजन तिवारी का नाम और ज्यादा फेमस हो जाता है और सुर्खियों में आ जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला के अलावा राजन तिवारी को भी वीरेंद्र प्रताप शाही पर हुए हमले का आरोप बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस राजन तिवारी को वांटेड अपराधियों की लिस्ट में डाल देती है और उनकी तलाश करना शुरू कर देती है। इस हमले के बाद राजन तिवारी खुद को बचाने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहा था और उसका नया ठिकाना होता है बिहार का पूर्वी चंपारण इलाका। पूर्वी चंपारण में राजन तिवारी का ननिहाल बताया जाता है। कहते हैं कि यहीं पहुंचकर राजन तिवारी ने राजनीति को करीब से जाना और सीखा। यहाँ वो गोविंदगंज के विधायक देवेंद्र दुबे के करीब आ गया। वो देवेंद्र दुबे को मामा कहकर बुलाता था। 40 से ज्यादा मामलों में आरोपी राजन तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी था, लेकिन गोविंदगंज में वह राजनीतिक के गुण भी सीख रहा था। यहाँ पर राजन तिवारी ने अपना एक गैंग भी बना लिया था। बिहार में भी उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसी दौरान राजन तिवारी के कथित मामा और गोविंदगंज के तत्कालीन विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाती है। इस हत्या में दो लोगों के नाम सामने आते हैं, माकपा के विधायक अजीत सरकार और दूसरे लालू सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का। लेकिन थोड़े ही दिन में इन दोनों का कत्ल हो जाता है और आरोप लगता है राजन तिवारी और उसके एक गैंग पर। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला की मदद से राजन तिवारी ने देवेंद्र दुबे के दोनों हत्यारों को ठिकाने लगा दिया था। राजन तिवारी ने इन दोनों हत्यारों के आरोप में लंबे समय तक जेल में बंद रहा।
निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि 15 साल बाद 2014 में उन्हें पटना हाई कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया। कि हत्या के बाद राजन तिवारी ने गोविंदगंज से चुनाव लड़ा और वह जीत भी दर्ज हासिल की। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बिहार में विधायक बन चुका था। राजन तिवारी ने गोविंदगंज सीट से 2 बार चुनाव जीता। पहली बार चुनाव निर्दलीय सीट से और दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी से। 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपना किस्मत आजमाया था। नीतीश सरकार के आने के बाद बिहार में राजन तिवारी की दाल नहीं गलती नजर आई और उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख किया। 2016 में राजन तिवारी बीएसपी में शामिल हो गया, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव पहले राजन तिवारी ने बीएसपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा, इस उम्मीद पर कि उन्हें टिकट मिलेगी। राजन तिवारी की आपराधिक छवि को देखते हुए उनको नुकसान झेलना पड़ा। उनके बीजेपी ज्वाइनिंग करने पर सवाल खड़े होने लगे और उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड माफियाओं के लिस्ट में भी शामिल कर दिया। पिछले महीने सितंबर में राजन तिवारी को बिहार से रक्सौल लेकर गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें गोरखपुर से हटाकर फर्रुखाबाद के जेल में बंद कर दिया गया, जहां फिलहाल अभी भी वह फर्रुखाबाद के जेल में बंद है। राजन तिवारी पर पुलिस कर्मियों को धमकाने का भी आरोप लगा है। दरअसल 4 सिपाही ने आरोप लगाए कि राजन तिवारी ने पहले उनके साथ गाली गलौज किया और फिर जान से मरने की धमकी भी दी। ये चारों राजन तिवारी को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस बाहुबली नेता पर अब तक 40 से ज्यादा मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि इनमें कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिली है, लेकिन कई मामले अब भी पेंडिंग है। 17 साल से राजन तिवारी पर कोर्ट में पेश होने का वारंट भी जारी है, बावजूद इसके वह कभी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी भी राजनीतिक में ही है। 2015 में गोविंदगंज से ही उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था। फिलहाल वो एलजेपी की बिहार यूनिटी के अध्यक्ष हैं। राजन तिवारी की मां काती देवी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसी तरह से हर एक माफिया और हर एक क्राइम का वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।